Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 11th lecture of some basic concepts of chemistry for class 11th. In last lecture, we have understood the concepts of stoichiometry. In this lecture, we will start concentration terms. So what is concentration? बच्चों concentration क्या होता है? जैसे किसी भी सल्यूट का कितना मतलब उसकी क्वांटिटी किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन उसकी बोलते हैं। जैसे किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किसी की कंसंट्रेशन कम होगी। जैसे मान लीजिए आपने एक शरबत बनाया है ना, घर में चीनी लाए और उसको आपने पानी में डाला, तो एक चम्मच अगर शुगर आपने एक गिलास पानी में डाला तो उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना। अगर आपने 2 चम्मच चीनी उसी पानी में डाल दिया तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। 3 चम्मच शुगर आपने अगर उसी पानी में डाल दिया एक गिलास तो उसका कंसंट्रेशन और बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप सल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। उससे उसमें मिठास ज़्यादा आती जाएगी, मतलब सल्यूट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसमें बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे। दूसरा क्या होता है, एक इसी में आता है, अगर कंसंट्रेशन हम कम कर रहे हैं, मतलब शुगर की मात्रा पानी में कम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि शुगर को पानी में डाले हैं और वो घुलने के बाद आपने उसको क्या किया? अलग कर दिया, है ना। क्या होगा? आप क्या कर सकते हैं घर में, आप अब एक गिलास की जगह आपने एक गिलास पानी कहाँ ले लिया? एक आपने टब में ले लिया, ठीक है ना। अब एक गिलास पानी टब में है, 1 चम्मच आपने शुगर उसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो एक गिलास पानी वाला ही जो 1 चम्मच शुगर के साथ था वही मिठास आनी चाहिए, ठीक है, रहेगा उतना, लेकिन टब में है इस बार, तो हम क्या करेंगे? 1 गिलास पानी और डाल देंगे उसमें टब में। अभी शुगर जो है 1 ही चम्मच है, 1 गिलास पानी हमने और डाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या किया हमने? कंसंट्रेशन कम कर दी, यानी मीठा कम हो जाएगा ना। अब तो 1 चम्मच पे 2 गिलास पानी आ गया, 1 गिलास पानी और टब में डाल दिया, अभी भी शुगर कितना है? 1 ही चम्मच है और पानी हम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब इस बार हम लोग शुगर की यानी सल्यूट की मात्रा नहीं बढ़ा करके क्या बढ़ा रहे हैं? सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट जब भी इंक्रीज़ करेगा, जैसे वाटर जब भी इंक्रीज़ करेगा तो डाइल्यूशन होता है, और जब भी सल्यूट की मात्रा इंक्रीज़ करते हैं हम लोग, अलग से ऐड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेट कर रहे हैं इसको, यानी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? सल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। जो कम अमाउंट में होता है उसको सल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मिलाने के बाद इसको बोलते हैं सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन टर्म समझने से पहले थोड़ा सा सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिला दें तो क्या बन जाता है? वो सोल्यूशन बन जाता है। जैसे घर में हम लाएँ पानी 1 गिलास लें, उसमें नींबू डाल दें, उसमें चीनी डाल दें, उसमें हल्का फुल्का कुछ भी डाल दें और इंग्रेडिएंट्स जो भी ज़रूरत के हैं, तो कई सारी चीज़ों को मिला करके भी सोल्यूशन बन जाता है। और सिर्फ और हम क्या लाएं? वाटर लाएं और हम शुगर लाएं, इसका भी सोल्यूशन बन जाएगा। तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट, ठीक है ना। जैसे हम नमक को पानी में डाल दें, NaCl एक कंपोनेंट हो गया, वाटर एक दूसरा कंपोनेंट हो गया, दोनों को मिला दें, ये भी सोल्यूशन बन गया। और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी कोई चीज़ मिलाएं उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए, और जिसमें मतलब आप डिस्टिंग्विश ना कर पाएँ इसमें। जैसे मान लीजिए आपने शुगर डाला वाटर में, है ना, तो अब आप उसमें जब शुगर घुल जाएगा तो शुगर को आप ढूंढेंगे, आँख से दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर ही वाटर दिखेगा। लेकिन जब आप पिएंगे उसको तो उसमें पता चलेगा कि हाँ इसकी मिठास है, इसलिए इसमें शुगर प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो देखने में उसका फेस जो होता है वो फेस पे भी डिपेंड करता है ना, होमोजीनियस। तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और पूरी तरीके से घुल जाएगा जो सॉल्यूट होगा। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस मतलब जिसको हम लोग फिजिकल मेथड से सिंपली एक सिंपल फिजिकल मेथड से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सोल्यूशन कई तरह के होते हैं ना, आगे चल के आप पढ़ेंगे 12th में, 9 तरह के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए अभी हम लोग लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि कोई सॉलिड सोल्यूशन है। सॉलिड सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? जैसे आप हल्दीराम की नमकीन लाइए, है ना, कुछ ऐसी नमकीन आती हैं जिसमें काजू बादाम, है ना, आलू भुजिया, नमक, और उसमें जो भी है पपड़ी और मूंगफली के दाने, कई तरीके के मिक्सचर आते हैं ना। तो वो जो आपका एग्जांपल होगा वो हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होगा, क्योंकि वो मिक्सचर तो है लेकिन हेट्रोजीनियस है। क्यों हेट्रोजीनियस है वो नमकीन का मिक्सचर? क्योंकि आप जब 1 चम्मच उसमें नमकीन उठाएंगे, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 1 चम्मच में काजू आ ही जाए, है ना। हो सकता है मूंगफली का दाना एक बार में आए, है ना, और आलू भुजिया आए, है ना, थोड़ा सा पपड़ी आए, आप उसको खाएं। दूसरा चम्मच उठाएं तो हो सकता है वो आपका
इस बार क्या आ जाए, काजू आ जाए या बादाम आ जाए, इस तरीके का कुछ उसमें कंपोनेंट आ जाए। तो इसका मतलब जितनी बार हम उठाएंगे हो सकता हो अलग अलग चीज़ें मिले, इसलिए वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। पूरी यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि अगर हम एक चम्मच उठाते हैं और सारे के सारे वही कंपोनेंट आते हैं जो अगले चम्मच में भी आते हैं, तो वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी सोल्यूशन को समझ करके तब इसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे NaCl, नमक को हमने पानी में डाला, NaCl है और वाटर है, तो 2 कंपोनेंट हो गए, है ना। उसमें नींबू भी डाल दिया तो 3 कंपोनेंट हो गए। तो इसी तरीके से अगर कितने कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है किसी भी सोल्यूशन में, उस हिसाब से उसको क्या बोलते हैं। 2 अगर कंपोनेंट प्रेजेंट है तो बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे, 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो टर्नरी बोलेंगे, 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो क्वाटर्नरी बोलेंगे, है ना। और दूसरा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है सोल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सब्सटेंसेस बिफोर मिक्सिंग, है ना। तो मिक्स करने से पहले ऑन द बेसिस ऑफ फेज के बेस पर होता है, ठीक है ना। तो क्या है, मान लीजिए हमने शुगर को वाटर में डाला, शुगर को वाटर में डालते ही शुगर सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है, और इसका फेज़ क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है ना। तो इस तरीके से फेज़ के बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए ये देख लीजिए बाइनरी सोल्यूशन के बारे में क्या होता है। मेजर कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा, माइनर कंपोनेंट सोल्यूट कहलाएगा। जैसे वाटर हम अगर लेते हैं एक गिलास, तो शुगर उसमें कितनी डालते हैं अपने शरबत बनाने के लिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच, है ना। तो आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन हो गया, वाटर। तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। जरूरी नहीं है कि अभी आप लोग इसको समझेंगे, चलिए। और माइनर कंपोनेंट मतलब जो मात्रा जिसकी अमाउंट कम है ना, उसको बोलते हैं सोल्यूट। तो कई लोग ऐसे जानते हैं कि मतलब ज़्यादा मास में अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है और ज़्यादा मास में सोल्यूट प्रेजेंट होता है, तो बच्चों आप लोगों के लिए एक हम अभी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 54 ग्राम क्या दे दिया गया, वाटर दे दिया गया, और 98 ग्राम क्या दे दिया गया, H2SO4 दे दिया गया। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि इसमें सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो तुरंत आपको दिखेगा कि कम मात्रा में जो है वाटर सोल्यूट है और ज़्यादा मात्रा में जो H2SO4 है वो सॉल्वेंट है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। हम लोग मास नहीं देखते हैं, मोल देखते हैं। पहली बात देखिए, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, और हम लोग जानते हैं कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। बात समझ में आई, है ना। इसी तरीके से तो मोल निकलता था, मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे ऐसे ही तो निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 मोल। क्यों 3 मोल आया, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये मोल ऊपर चला जाएगा, 18 3 जा 54। तो 3 मोल वाटर प्रेजेंट है। और 98, अच्छा आप जानते हैं H2SO4 का सल्फर 32 और 16 × 4 64 और 2, टोटल मिला के इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 98 सल्फ्यूरिक एसिड का। अब बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मोल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, गिवन वेट 98 ग्राम, है ना। मोलर मास 98 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल अगर आप H2SO4 लेते हैं तो 98 ग्राम होता है, यही मोलर मास कमी नहीं होता है। एक H2SO4 का मतलब कंपाउंड लेंगे तो 98 AMU, अगर 1 मोल H2SO4 ले लेंगे तो 98 ग्राम में आ जाता है, ठीक है। तो मोल निकालने का तरीका, जितना गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो कितना आ जाएगा ये 1, यानी कि 1 मोल H2SO4 है और 3 मोल वाटर है। अब बताइए कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सोल्यूट है, तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और H2SO4 क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और जानिए बच्चों, वाटर हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट ही होता है। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है एक तरीके से, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है 80। इसका मतलब क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसी चीज़ है बच्चों जो आपके सोल्यूट को, है ना, मिक्स करने में, मतलब मान लीजिए कोई ऐसे समझिए मान लीजिए आपका शुगर है, एक सपोज कर लीजिए लेट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले लीजिए, 300 होगा 500 होगा, कुछ भी, एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, 500 इसका डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होता होगा। अच्छा, जनरली आप देखेंगे कि शुगर पानी में डालते ही तुरंत घुल जाता है, और अगर उसको हम लोग किसी बर्तन में रख करके गर्म करें, सिर्फ शुगर लें, पानी ना लें, तो देखेंगे कि बहुत हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। तो उसी को हम लोग समझाने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों, मान लीजिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुगर मेल्ट होता होगा, अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी हो, मान लीजिए वाटर का 80 है, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होने वाले जो भी चीज़ हैं उसको आप उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस भी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आए आपका, हो सकता हो ये कितना आएगा, 0 से 0 कट गया 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हो सकता है, घुल सकता है। बात समझ में आ रही है।
मतलब आप उसको मेल्ट करने के लिए बहुत टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन वो घुल कितने टेम्परेचर पे जा रहा है, 6 डिग्री 7 डिग्री पे ही वो घुल जा रहा है। तो बात समझ में आई। तो मान लीजिए किसी का, मान लीजिए इथेनॉल है, उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से कम होगा, तो जितना भी होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी भी सब्सटेंस का जितना टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो उतनी डिग्री सेंटीग्रेड में उस सॉल्वेंट में वो जो सब्सटेंस होगा वो घुल जाएगा। बात समझ में आया। तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, और ये सबसे कम टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को घोल सकता है। बात समझ में आई। चलिए, फेस के बेसिस, फेस क्या होता है, डिमार्केटेड रीजन विच इज़ डिस्टिंग्विशेबल बाई नेकेड आइज। मतलब अभी आप लोग समझते हैं, देखिए ये NaCl है, नमक का टुकड़ा है, ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में है, और ये NaCl है एक्वस फॉर्म में। कैसे बना ये एक्वस, आपने सॉलिड NaCl लिया, या तो ठोस भी NaCl आता है ना, नमक का खड़ा नमक भी आता है और पिसा हुआ नमक भी आता है। आप खड़ा नमक ले लीजिए, खड़ा नमक को आपने सिंपल वाटर में डाला, तो जब वो डालेंगे तो घुल करके क्या बना देगा, हमारा NaCl एक्वस बना देगा। मतलब NaCl पानी में घुला हुआ है, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा NaCl सॉल्यूट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा, और NaCl एक्वस क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा। तो फेज क्या होती है बच्चों, अब देखिए सॉलिड की क्या थी, NaCl की क्या थी, सॉलिड, और वाटर की क्या थी, लिक्विड, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन बना उसकी भी फेज क्या है, लिक्विड है। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर यूनिट सोल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट, कितना ग्राम, है ना, पर लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व्ड है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपनी कंसंट्रेशन टर्म में। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट बाई वॉल्यूम, मतलब वेट बाई वेट है मास परसेंट में, मास परसेंट वेट बाई वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मतलब ये आप समझ रहे हो। चलिए अभी आप लोग अच्छे से देखेंगे। ग्राम पर लीटर ये स्ट्रेंथ होता है ना। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, है ना, ये सारे क्या है बच्चों, ये आपके कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बता सकते कितना मोल सोल्यूशन में प्रेजेंट है, आप ये भी बता सकते हैं कितना मास सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये भी बता सकते हैं कितना सोल्यूट का वॉल्यूम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये भी बता सकते हैं कितना फ्रैक्शन सोल्यूट है और कितना फ्रैक्शन सोल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट है, ये भी बता सकते हैं, है ना बच्चों। आप ये भी बता सकते हैं कि कितनी नॉर्मेलिटी, मतलब कितना नॉर्मेलिटी है सोल्यूशन की, मतलब कितने ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सोल्यूशन में है। आप मोलैरिटी बता सकते हैं कितने मोल पर लीटर वॉल्यूम में है ना। मोलैलिटी बता सकते हैं कितने मोल पर केजी सॉल्वेंट में है। मतलब इस तरीके से कई तरह का आपका कंसंट्रेशन टर्म बनता है। मतलब सॉल्वेंट कितना है, सोल्यूट कितना है ना, सोल्यूट कितना है, सोल्यूशन में मतलब कितने सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से करते करते उसके कई टर्म्स बनेंगे, है ना। मोलैरिटी का मतलब क्या है, कितने मोल पर लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन का मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, सोल्यूट का फ्रैक्शन क्या है, और सॉल्वेंट का फ्रैक्शन क्या है। सोल्यूशन का फ्रैक्शन हमेशा क्या मानते हैं, 1, है ना। यानी मोल फ्रैक्शन सोल्यूट होगा और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट होगा, ये दोनों मिलाकर के कितना होता है, 1, ठीक है। मास परसेंट क्या होता है ना, कितना मास वेट में सोल्यूट का प्रेजेंट है, कितने मास सोल्यूशन में, है ना। अच्छा, मास परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, मतलब कितना मास प्रेजेंट है किसी सोल्यूट का कितने वॉल्यूम में। तो इस तरीके से करते करते हम लोग कई टर्म्स देखते हैं। तो जैसे जैसे इसको देखते जाएंगे आप लोगों को और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। बिना आपको इसके एग्जांपल्स देखे उतना क्लियर नहीं होगा बच्चों, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं अपनी टर्म पे। मोलैरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, और इसका क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी ऊपर सोल्यूट आएगा पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, कितना मोल पर लीटर वॉल्यूम में सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। अच्छा, मोलैरिटी को आप इस फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल की जगह आप क्या रख दीजिए, मास अपॉन मोलर मास, यानी वेट अपॉन मोलर मास। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी मोलैरिटी को दिखाया जा सकता है, क्योंकि फार्मूला मोल्स का वेट अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है ना। चलिए, इट रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या दिखाता है, किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी जो भी होगी वो दिखाता है कि उतना मोल सोल्यूट का, मान लीजिए किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी दे दी 0.2, इसका मतलब क्या है कि 0.2 मोल सोल्यूट का 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। बात समझ में आई बच्चों। तो मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। इसको शॉर्ट वे में हम लोग मोलर बोलते हैं,
बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल 1.5 मोलर NaCl एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका हुआ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NaCl कितना होगा 1.5 मोल, है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, कुछ नहीं दिया, मतलब 1 लीटर। 1.5 मोलर लिखने का ही मतलब है कि 1.5 मोल पर लीटर। बात समझ में आई बच्चों। और 1 लीटर हम जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1000 cc या सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा 1 मीटर क्यूब मतलब SI यूनिट तो मीटर क्यूब होनी चाहिए ना वॉल्यूम की, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, ये किसी को मालूम है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए डेसी मीटर क्यूब, डेसी पे भी क्यूब होता है और मीटर पे भी क्यूब होता है, इसको शॉर्ट में डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं, है ना। ये यूनिट में जब यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने पढ़ाया था वहाँ पे ये चीज़ें बोली थी। तो डेसी का क्यूब, मीटर का क्यूब, दोनों का क्यूब होता है। डेसी मतलब 10⁻⁻1, मीटर का क्यूब 10⁻⁻1 को क्यूब जब हो जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। -3 मतलब 1000 नीचे आ जाएगा, यानी मीटर क्यूब के 1000वें पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, 1 लीटर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है बच्चों, वो 1 लीटर होता है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी क्या होता है, वो 1 लीटर होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए 117 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। 117 ग्राम ऑफ NaCl नमक हमने डिजॉल्व किया है, जितना पर्याप्त वाटर जरूरत थी उतने में हम किए हैं। टू गिव 1500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। 1500 सेंटीमीटर क्यूब समझ गए होंगे, 1000 सेंटीमीटर का 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है, तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर हो जाएगा, सीधी सी बात है बच्चों। व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी पूछ रहा है। चलिए सोल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो NaCl कितना दिया है 117 ग्राम, इसका मोल निकाल लीजिए पहले, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट अपॉन मोलर मास होना चाहिए, तो वेट कितना है 117 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, Na का जो है सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 प्लस 23 कितना हो जाता है 58.5, यानी इसका मोलर मास 58.5 है। 58.5 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे 117 को, तो कितना आ जाएगा 2 मोल, यानी 2 मोल NaCl इस जो भी हमारे गिवन सोल्यूशन है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोल्स हमारा 2 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, मतलब 1500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन हमको लीटर में लेना था ना, तो ये हमारा 1500 सेंटीमीटर क्यूब को हमको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो लीटर में कैसे बदलेगा, इसको 1000 डिवाइड कर दीजिए, 1000 जैसे ही डिवाइड करेंगे 1.5 बचेगा यहाँ, यानी 2 मोल कितने में प्रेजेंट है, 1.5 लीटर में सोल्यूशन के। तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है, कैसे करेंगे इसको, हम आगे सॉल्व करेंगे। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा, ठीक है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो 4/3 मोलर आएगा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि यहाँ 1 आए, है ना, यहाँ पे 1 जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये लीटर में होगा, बात समझ आ रही है, यानी कि 4 मोल प्रेजेंट है 3 लीटर में। अब उसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करके पर लीटर भी निकाल सकते हैं, तो ये भी यहाँ तक भी क्वेश्चन आपका सही हो गया, बात समझ में आ रहा है। यानी 4 मोल 3 लीटर में प्रेजेंट है, तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट है, आप यूनिटरी मेथड लगाइए, निकल जाएगा, बात समझ में आया। तो कंसंट्रेशन आप यहाँ तक भी आप कैलकुलेशन करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए हमने आपको दिया कि 200 ग्राम या C6H22O11, अब ये दिया हमने, कहा कि आपके पास 342 जो इसका ग्राम है ना, 342 ग्राम शुगर कितने में प्रेजेंट है, 2 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। अब बताइए मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 342 ग्राम शुगर 2 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 2 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। अब इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, या आप वाटर ना बोल करके, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ हो जा रहा है, वाटर तो सॉल्वेंट हो गया और वाटर प्लस शुगर मिला करके क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो 2 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है कहिए अभी आप, क्योंकि वाटर बोलते ही वहाँ पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अभी सिंपल वे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए कितना ग्राम, 342 ग्राम क्या है, शुगर है, कितने लीटर सोल्यूशन में, 2 लीटर सोल्यूशन में, तो मोलैरिटी बतानी है। तो सबसे पहले कितना मोल प्रेजेंट है ये निकाल लीजिए, 342 ग्राम शुगर आपका कितना मोल होता है। तो सबसे पहले आपका फार्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट, है ना, अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास निकालिए, 12 × 6 कितना हो जाएगा, 72 बच्चों, और ये हाइड्रोजन का 1 होता है और 22, यानी 22 यहाँ आ जाएगा। 11 × 16 176, तो 176 आपका इसका मास, मोलर मास आ गया, ठीक है ना, वो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। अब इस सबको ऐड करिए तो कितना आ रहा है, देखिए 176 + 72
98 98। हाँ बच्चों देखिए, जो शुगर आपका ये इसका मोलर मास कार्बन की वजह से वो 72 नहीं आएगा, क्योंकि 12 कार्बन है और एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, 12 × 12 144 होगा, और 22 हाइड्रोजन की वजह से और 176 की वजह से, तो टोटल आपका मोलर मास कितना आ रहा है 342 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मास किसका आ गया, शुगर का। यानी कि अब आप इसके मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो मोल्स कैसे निकलेगा, वेट कितना दिया है 342 ग्राम, ठीक है ना, और मोलर मास कितना है 342 ग्राम पर मोल, यही मोलर मास भी है, ठीक है। अब 342 कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर आ गया, यानी कितना बचेगा 1 मोल। यानी क्या बच्चों कि 1 मोल शुगर हमको दिया गया है, 342 ग्राम का मतलब 1 मोल क्या है शुगर है, कितने लीटर सोल्यूशन में, 2 लीटर सोल्यूशन में। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन लीटर कितने हैं 2 लीटर सोल्यूशन है। अब इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी 0.5 मोलर। बात समझ आएगा, कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा 0.5 मोलर, यानी 0.5 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और करा देते हैं ताकि आप लोग का जो भी डाउट रह गया हो वो निकल जाए। मान लीजिए हमको दिया है NaCl, NaCl हमारा कितना है 2.5 मोल, 2.5 मोल हमको NaCl दिया है, कितने लीटर सोल्यूशन में, मान लीजिए आपको दिया है 10 लीटर सोल्यूशन में, 10 लीटर सोल्यूशन में हमारा क्या प्रेजेंट है 2.5 मोल NaCl प्रेजेंट है। अब बताइए सोल्यूशन मतलब क्या है, सोल्यूशन अगर बोले कुछ सॉल्वेंट का नाम ना लिखे तो समझ जाइए वाटर है, ठीक है ना, सॉल्वेंट जो है वाटर है, तो वाटर और NaCl मिलकर के सोल्यूशन बनाए। बात समझ में आ रही है। तो 2.5 मोल कितने में प्रेजेंट है 10 लीटर में, तो मोलैरिटी कैसे होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर ये 10,000 सेंटीमीटर क्यूब देता या कुछ और देता तो उसको हम कन्वर्जन करते हैं उसका, लेकिन लीटर में तो डायरेक्ट लीटर रख देंगे नीचे। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये 4 टाइम जाएगा, यानी कि 1/4 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल प्रेजेंट है 4 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। यानी कि नहीं बच्चों, यहाँ पे कुछ एरर आ जा रहा है, 1 मोल नहीं प्रेजेंट है 4 लीटर में, 1/4 मोल प्रेजेंट है पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 1/4 मोल, यानी कि 1 लीटर में कितना है 0.25 मोल, ठीक है ना। तो मोलैरिटी मतलब जितना ये दिया हुआ है उतना पर लीटर में प्रेजेंट है। एक जगह कहीं पे मैंने कुछ गलत बोल दिया है बच्चों, है ना, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है 1 मोल 4 लीटर में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि 1/4 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग कहीं पे, अगर मैंने शायद कहीं पे थोड़ा सा एरर कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ बच्चों यहाँ पे गलती हो गई थी, 4 मोल 3 लीटर में नहीं प्रेजेंट है, 4/3 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। इसका मतलब होता है मोलैरिटी 4/3 पर लीटर, मतलब वॉल्यूम में ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। 4/3 का कुछ वैल्यू आएगा उतना 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, है ना, बोलते बोलते हो जाता है कभी कभी। चलिए अब देखिए, पहला तो आपको समझ में आ गया मोलैरिटी। जैसे मोलैरिटी बहुत सिंपल है, आप किसी भी सोल्यूट का मोल निकाल लीजिए, है ना, और सोल्यूशन को आप किसी भी यूनिट में दिया हो आप उसको कन्वर्ट करके लीटर में लाइए, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा मोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। यानी डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आई उतना मोल सोल्यूट का 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, ये मतलब होता है बच्चों, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है, सोल्यूट, मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने सोल्यूट डाला ए, है ना, ए कुछ सोल्यूट डाला और बी कोई सॉल्वेंट डाला, मान लीजिए यहाँ पे NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट मेरा कुछ भी हो सकता है ए, सॉल्वेंट मेरा कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, सॉल्वेंट मेरा इथेनॉल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बेंजीन हो सकता है ना, तो ऐसा कुछ भी हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे सिंपली आप दिमाग में बना के चलिए कि शुगर है या नमक है और पानी है, ठीक है, ये आप लोग माइंड में सेट करके चलिए। तो हमारे पास सोल्यूट कोई है और कोई सॉल्वेंट है, हमने दोनों को मिक्स किया, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन का मतलब सिंपली क्या होता है, कितना फ्रैक्शन मोल में मतलब सोल्यूट का प्रेजेंट है और कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का प्रेजेंट है, यही मोल फ्रैक्शन होता है। आप कैसे निकलता है ये आप डायरेक्ट देख करके मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझ आएगा आपको। मान लीजिए हमारे पास सोल्यूट के कुछ मोल इसमें है,
सॉल्वेंट के कुछ मोल इसमें है, तो सोल्यूशन बना। अब हमसे पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताइए, कितना फ्रैक्शन ए का है, तो उसका फार्मूला, मोल फ्रैक्शन को हम जाई से भी लिखते हैं और एक्स से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आया। तो मोल फ्रैक्शन निकल जाता है ऐसे सॉल्यूट का, यानी ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिला करके। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ ले, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी बी कौन है, सॉल्वेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों मिला करके टोटल मोल होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल, ये हमको क्या दे देगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे देगा। बात समझ में आ रही है। अब एन ए क्या है, एन ए कैसे निकलता है, मतलब मोल्स ऑफ ए कैसे निकलता है, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ये भी दिमाग में रखे रहिए, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ऐसे मोल्स ऑफ ए निकल जाता है। मोल्स ऑफ बी कैसे निकलेगा, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, है ना, सिंपल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये दोनों जो आपको मोल फ्रैक्शन दिख रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकलता है ना, इन दोनों को आप ऐड करिए, ठीक है। देखिए क्या रिजल्ट निकलता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप ऐड करके पाएंगे, देखेंगे मतलब कि कैंसिल वगैरह होकर 1 बचता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इसको हमने ऑलरेडी बोल दिया है आपसे। अच्छा, इफ़ 3 कंपोनेंट आर प्रेजेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट था, ए और बी, एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट था, अभी 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट हो जाते हैं, 5 सॉल्यूट या 1 सॉल्वेंट हो जाते हैं, तो जितने भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जितने भी कंपोनेंट हैं, तो पहले वाले का मोल फ्रैक्शन 1 ए होगा, ये होगा, दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन, तीसरे वाले का ये होगा, यानी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1, है ना। तो सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जब आप जोड़ेंगे तो 1 होगा, इसका 0.45 होगा, इसका 0.55 कुछ भी होगा, है ना, मिला करके सब ये आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इसका मान लीजिए 0.2 है, इसका मान लीजिए 0.6 है, इसका मान लीजिए 0.2 है। बात समझ में आ रही है। तो सॉल्वेंट का सबसे ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, ये भी आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन सारे के सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करने पे हमेशा 1 आता है, ठीक है। चलिए देखिए, रफ में एक मोल फ्रैक्शन पे मेरे पास एग्जांपल है, इससे मैं समझाता हूँ। इन अ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स इज 2 ऑफ सॉल्यूट ए, एक मतलब कोई सॉल्यूट ए है, उसका 2 मोल प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट का मतलब जो बी है उसका 3 मोल प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। यानी 2 मोल ए का प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, 3 मोल सॉल्वेंट का प्रेजेंट है, बी जो है, ठीक है, सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल तो 2 है लेकिन मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ए अपॉन टोटल मोल, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। बात समझ में आ रही, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, यानी ए 2 है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिलाकर कितना है 2 + 3, यानी 2/5 मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, ए का। अब इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ ले, या तो 1 माइनस दिस कर दीजिए, आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, या आप ऐसे निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ऊपर रखिए बी के मोल, ठीक है, बी के मोल कितने थे 3, नीचे टोटल मोल अभी हमने निकाला कितना है 5, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया 3.5। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अब ये क्वेश्चन है, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विथ 36 ग्राम ऑफ वाटर। 46 ग्राम इथेनॉल समझते होंगे, CH3 CH2 OH, है ना, ऐसे CH3 CH2 OH, ये इथेनॉल होता है। इथेनॉल ही बच्चों जो ड्रिंक वगैरह करते हैं लोग, वो अल्कोहल इथेनॉल ही होता है। अब जैसे अल्कोहल की कई कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरी है, इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, या इसके आगे कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसके साथ ऑल लगा हो, है ना, जो इससे नीचे में आता हो, तो मतलब ये सब आगे आप लोग समझेंगे, छोड़िए हाइड्रोकार्बन मैं जब पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत ये सब समझाऊंगा। ये जान लीजिए कि 46 ग्राम इथेनॉल है, जिसको हमने 36 ग्राम वाटर में डाल दिया है। अब क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आप करिए, निकालिए, तो सॉल्यूट आपको कौन दिखेगा, जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट होता है, हमने बताया। लेकिन बच्चों वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आप वाटर को हमेशा सॉल्वेंट कंसिडर करिए। बात समझ में आ रहा है। तो मोलर मास इथेनॉल का कितना होता है 46 ग्राम पर मोल, और मोलर मास किसका होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का कैसे निकलेगा, सॉल्यूट का निकालना है ना, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल लीजिए पहले सबसे। इथेनॉल का मोल कैसे निकलेगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट कितना है 46 ग्राम, मोलर मास कितना है 46 ग्राम पर मोल। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 मोल इथेनॉल है। अच्छा, वाटर कितना है, वाटर देखिए 36 ग्राम है, 36 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, यानी वाटर के मोल 2 है और इथेनॉल के मोल 1 है।
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल ही निकालना है, क्योंकि हमारा सोल्यूट हम जानते हैं वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट कौन होगा, इथेनॉल होगा। ये लिक्विड इंटू लिक्विड का सोल्यूशन है, यानी लिक्विड फेज में आएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं 1, और टोटल मोल कितने हैं इथेनॉल प्लस वाटर का मिला करके 3, 1/3 मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, इथेनॉल का आ जाएगा। चलिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन का भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और बच्चों अलग से जब मैं क्वेश्चन के वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ के जल्दी जल्दी मूव करना है कहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ताकि हम लोग 3-4 चैप्टर जो है जल्दी से कंप्लीट कर लें और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कई दिनों तक हम लोग का क्वेश्चन आंसर ही चले। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज वेट बाई वेट पे भी हमारा क्या है, ये कंसंट्रेशन टर्म है, कितना वेट सल्यूट का, कितना परसेंट वेट सल्यूट का, कितने परसेंट वेट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है, या सॉल्यूशन में, सॉरी, कितना वेट परसेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कितने वेट में। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम अगर हमने मान लिया कि सॉल्यूशन है तो कितना परसेंट सल्यूट प्रेजेंट है। मतलब 100 ग्राम में कुछ भी ग्राम होगा वो तो परसेंटेज ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। मान लीजिए 100 ग्राम हमने सॉल्यूशन ले लिया, और समझ रही, और हमने बोला कि 15 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है, तो 15% हो गया। तो वेट बाई वेट परसेंट आप लोग ऐसे समझिए कि परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ऐसे ही परसेंट निकल जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। टेक सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ग्राम। हमेशा सॉल्वेंट और सल्यूट को किस में लिया जाता है, ग्राम में लिया जाता है। एग्जाम्पल, 5% वेट बाई वेट NaCl सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये, अगर ऐसे लिख दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको नहीं दिया कुछ भी, बस ये लिख दिया कि 5% वेट बाई वेट NaCl सोल्यूशन, तो आप क्या इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर सोल्यूशन 100 ग्राम है, हमने नीचे को लेट कर लिया 100 ग्राम, तो 5 ग्राम कौन होगा, सल्यूट होगा। ठीक है, सोल्यूशन 100 ग्राम है तो जो सल्यूट होगा वो 5 ग्राम होगा। तो सॉल्वेंट कितना होगा बच्चों, सॉल्यूशन माइनस सल्यूट कर देंगे, यानी सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 95 ग्राम। ठीक है, टेक सॉल्यूशन ऑलवेज 100 ग्राम, आप ऐसे लिखेंगे, लेट द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, देन द सॉल्यूट विल बी 5 ग्राम एंड सॉल्वेंट विल बी 100 - 5 = 95 ग्राम। इस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्लाई करना इसको सीखेंगे। चलिए, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी हैज़ 30% बाई मास, ए बाई मास, मतलब ए और बी का कोई मिक्सचर बनाए हैं, उसमें 30% कौन है, ए है मास के। डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर। अब इसमें देखिए मोल फ्रैक्शन और वेट बाई वेट दोनों का आ गया इसमें एग्जाम्पल। ठीक है, अब कह रहा मोलर मास ए का 210 है, मोलर मास बी का 60 है। अच्छा, कंडीशन समझिए, ए और बी को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया गया जिसमें 30% ए प्रेजेंट है बाई मास, और बाकी का क्या है 70% होगा ना, वो बी होगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, ए का। अच्छा, मोलर मास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हियर ए इज सल्यूट एंड बी इज सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि ए 30% है और बी कितना है, 70% है। बात समझ में आ रही है। लेट वेट ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम, हमने क्या कर लिया, वेट सोल्यूशन का जो है वो 100 ग्राम, इन दोनों को मिला करके जो वेट बना वो 100 ग्राम मान लिया। तो ए का कितना ग्राम हो जाएगा, 30% है तो 100 ग्राम में 30% 30 ग्राम होता है, ए का 30 ग्राम आएगा, बी कितना हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाएगा। अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए मोल्स ऑफ ए चाहिए। मोल्स ऑफ ए कैसे निकलेगा, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। वेट कितना है 30 ग्राम, मोलर मास कितना 210 ग्राम, 1/7 मोल किसका आ गया, ए का आ गया। अब 1/7 ऊपर रख दीजिए, है ना, 1/7 ऊपर रख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अब अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी टोटल मोल। टोटल मोल कैसे आएंगे, तो उसके लिए बी का भी तो मोल हमको पता होना चाहिए। बी कितना है, 70% है ना, तो 70% 100 ग्राम में कितना होता है, 70 ग्राम, यानी बी 70 ग्राम प्रेजेंट है और उसका मोलर मास कितना है 60, तो 70 ग्राम अपॉन 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बी का मोल कितना हो जाएगा, 70 ग्राम प्लस 60 ग्राम पर मोल, 7/6 मोल आ जाएगा। बात समझ आ रही, ए का मोल 1/7, बी का मोल 7/6। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में ये दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद 6/55 हमारा आंसर आएगा कि मोल फ्रैक्शन जो ए का है वो 6/55 प्रेजेंट है। तो होप बच्चों आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, है ना। ये लेक्चर मैं बहुत लेंदी बनाने वाला था, ठीक है, लेकिन चलिए नेक्स्ट लेक्चर को मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर दूंगा। मैं 2 लेक्चर में चाह रहा था इसको ख़त्म कर दूं, लेकिन 2 लेक्चर अब से लग जाएंगे और, ठीक है। तो कम से कम अच्छे से पढ़िए। मैं तो पहले बुक से बनाया एक लेक्चर, लेकिन बुक का लेक्चर जो लैंग्वेज थी बच्चों वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही थी। आप लोगों के लिए फिर उसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर मैंने बना दिया था, लगभग 55 मिनट का मैंने उसको लेक्चर बना करके अपलोड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जब
ये चीज़ सोचा कि जब अभी तक मैंने नोट से पढ़ाया, अच्छे समझ में आ रहा है, अभी एक बैग से बीच में मैं कंसंट्रेशन टर्म को किससे पढ़ा दूँ, बुक से पढ़ा दूँ, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अब ये लैंग्वेज मैं जितनी भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, दिमाग में फिट हो गई होगी। अब बुक की लैंग्वेज फिर से आपको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों। तो आगे मैं पूरा चैप्टर बुक पढ़ा दूँ तो ये सही है, लेकिन नोट्स के बीच में से फिर से बुक पे जाना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं ना कहीं मैं जैसे एम नॉट से शो कर रहा हूँ, अब बुक में कहीं दे दे मोलरिटी, मोलर मास को किसी और वे में शो कर दे। अब मैं यहाँ जाई से शो कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन को, बुक में एक्स से शो कर दे, तो कई जगह पे बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैंने वो लेक्चर अपलोड ही नहीं किया था और मैंने नया लेक्चर बनाने का फैसला ले लिया, और ये नया लेक्चर मेरा 11th लेक्चर है और उसको मैंने अपलोड ही नहीं किया, उसको मैं डिलीट कर दूँगा और कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा नोट से पढ़ाऊँ। और नेक्स्ट जो भी आप चैप्टर कहेंगे अगर बुक से पढ़ने के लिए, वो चैप्टर मैं अलग से बुक से, पूरा कंप्लीट बुक से पढ़ा दूंगा, क्योंकि बुक की लैंग्वेज जब उस तरीके से समझाऊंगा तो उस तरीके से आपके दिमाग में बैठेगा। अब मैं अपने नोट से समझाया हूँ तो उसमें कई टर्म्स की मैं अपने हिसाब से लेता हूँ ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब जल्दी जल्दी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा ही आप लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते जाइए, एंजॉय करते रहिए।